Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे 16 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री लॉन्च द इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF वर्थ ₹15,000 करोड़। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री के, जिनका नाम है मिस्टर गिरिराज सिंह, उन्होंने यहाँ पर गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट की हैं। किस पे? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि बनाया गया था उस टाइम पे जब हमारे मोदी जी ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, उन्होंने एक राहत पैकेज लॉन्च किया था 20 लाख करोड़ का। तो उस 20 लाख करोड़ में 15,000 करोड़ रुपए इस फंड के लिए एलोकेट किए गए। तो इसकी जो गाइडलाइंस है वो अभी रिलीज की गई हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। तो जानेंगे ये गाइडलाइंस क्या क्या हैं और इससे फार्मर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सेकंड इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, कर्नाटका गवर्नर वाजूभाई वाला साइंड द कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो जो गवर्नर हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के, वाजूभाई वाला ने एक साइन किया है द कर्नाटका लैंड रिफॉर्म ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब क्या है? अध्यादेश, जो आने वाले 6 महीने तक लागू रहेगा। अगर वो पार्लियामेंट में पास होता है तो बिल के रूप में, या बोल सकते हो एक्ट के रूप में पारित हो जाएगा। अभी ये ऑर्डिनेंस है जो 6 महीने तक चलेगा। तो जानेंगे लैंड रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस आने से कर्नाटका के फार्मर्स को, लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और ये ऑर्डिनेंस है क्या। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकंड और थर्ड इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, KCC होल्डर्स मस्ट डिपॉजिट मनी बिफोर 31 अगस्त टू अवेल रीबेट। रीबेट का मतलब होता है छूट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जिन किसानों के पास KCC के थ्रू लोन है, वो अगर 31 अगस्त तक लोन को सबमिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पर उनको छूट मिल सकती है 3% इंटरेस्ट की। अदरवाइज उनको 7% इंटरेस्ट रेट के साथ मनी डिपॉजिट करनी होगी। तो जानेंगे इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, और ये भी जानेंगे कि KCC होल्डर जो होते हैं उनको कितना % इंटरेस्ट पे करना होता है और गवर्नमेंट वहाँ पर कितना % का उनको रिबेट करती है, मतलब छूट देती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस फंड के बारे में, जहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये अप्रूव किया गया था बाय द यूनियन कैबिनेट अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो जैसा कि आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस था, जो राहत पैकेज थी, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए इस फंड के लिए, जिसका नाम था एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलपमेंट फंड, उसके लिए एलोकेट किए गए थे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस मीटिंग में मौजूद थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग श्री प्रताप सिंह चंद्र। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो मिस्टर गिरिराज सिंह हैं, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो हैं श्री प्रताप चंद्र सारंगी। ठीक है, ये दो चीज़ें याद हो गई जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्री गिरिराज सिंह सेड दैट इंडिया इज इंगेज्ड इन ब्रीड इम्प्रूवमेंट टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये पूरा मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बोला है कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट से लेके मिल्क का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का उद्देश्य है, जिसके लिए बहुत इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और प्रोसेसिंग सेक्टर में भी काफ़ी वर्क किया गया है। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग मिल्क 188 मिलियन टन्स। तो अभी 2019-20 की बात करेंगे तो एनुअली 188 मिलियन टन मिल्क प्रोड्यूस करता है इंडिया, जो कि 2024 तक इनका टारगेट है 330 मिलियन टन करने का। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कितना है? 188 मिलियन टन। 2024 में इनका मिल्क प्रोडक्शन एक्सपेक्ट है जो कि रहेगा 330 मिलियन टन, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस फंड के रूप में एलोकेट किए गए हैं। अब यहाँ पर मिल्क की बात आती है तो एक क्वेश्चन आपसे बनता ही है
कि मिल्क प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 कंट्री कौन है वर्ल्ड में, तो जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको आंसर पता है तो। आगे बात करेंगे, ओनली 20 to 25% मिल्क ऐसा है जो प्रोसेसिंग सेक्टर में यूज़ में आता है, ठीक है। जितना ओवरऑल मिल्क इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसका 20 से 25% मिल्क की ही प्रोसेसिंग हो पाती है, बाकी वो ड्रिंक पर्पस में चला जाता है और बाकी चीज़ों में चला जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग केवल 20 से 25% मिल्क की होती है, जिसको बढ़ाकर 2024 तक 40% करने का यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे एक बात कही गई थी कि जो गिरिराज सिंह है उन्होंने बोला था कि डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जहां पे 10,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया था। इतना आपको पता रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? फॉर इंसेंटिवाइजिंग इन्वेस्टमेंट बाय द कोऑपरेटिव सेक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ही ये फंड तैयार किया गया था, जिसका नाम था डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। इतना आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है इट मोटिवेट फार्मर्स टू इन्वेस्ट मोर ऑन इनपुट देयर बाई ड्राइविंग हायर प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू इंक्रीज द फार्मिंग इनकम। तो फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, बूस्ट करने के लिए और मिल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही ऐसे फंड एलोकेट किए जाते हैं, ताकि फार्मर्स को मोटिवेशन मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा रियरिंग करें एनिमल्स की और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करें। आगे बात की गई है तो यहाँ पर इस फंड की हेल्प से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 35 लाख पर्सन को यहाँ पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। ये यहाँ पे बात बोली गई है। लाइवलीहुड मतलब होता है जो रोजगार होता है, वर्क मिलना, ठीक है। आगे बात की जा रही है तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जिनका नाम क्या था, श्री प्रताप चंद्र सारंगी, उन्होंने ये बोला है कि वैक्सीनेशन, हमारा जो टारगेट है वैक्सीनेट करने का वो है 53.5 करोड़ एनिमल्स का, ठीक है। वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम 53.5 करोड़ एनिमल को वैक्सीनेट करेंगे, जिसमें से 4 करोड़ एनिमल्स को अभी तक वैक्सीनेट किया जा चुका है, ठीक है। लेकिन अभी टारगेट बहुत बड़ा है, टारगेट है 53.5 करोड़ का, उसमें से केवल 4 करोड़ एनिमल्स को ही वैक्सीन प्रोवाइड की गई है, ताकि उनको डिसीज से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े और रोग कम से कम जनरेट हो। आगे बात की गई है तो ब्रीड इंप्रूवमेंट इज टेकन प्लेस थ्रू टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। तो यहाँ पर ब्रीड में इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसका एक सीधा सीधा उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि जब भी गाय बेबी बॉर्न करे तो वो क्या हो, वो आपका फीमेल हो, ताकि काउस की जो प्रोडक्शन है, काउ का जो नंबर ऑफ काउ हैं वो इंक्रीज हो, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सके। इतना यहाँ पे बात की गई है। आगे है दिस विल हेल्प इन डबलिंग फार्मर्स इनकम एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन अचीविंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ड्रीम ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इस फंड की हेल्प से जो इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उससे हम फुलफिल कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर जी के ड्रीम को, जो था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, ठीक है। तो उनका उद्देश्य है कि अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो ये था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको AHIDF बोलते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट दूसरा करंट अफेयर। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। सेकंड है, कर्नाटका गवर्नर वाजूभाई वाला साइन दी कर्नाटका लैंड रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2020। तो इस अध्यादेश के बारे में बात कर लेते हैं, जो कर्नाटका के गवर्नर ने साइन किया है एक ऑर्डिनेंस के रूप में। ये यहाँ पर कर्नाटका में लागू हो चुका है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये इफेक्ट में आ चुका है। सबसे पहले बात आएगी कि ये है क्या, तो ये है कर्नाटका लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन। तो यहाँ पर एक कर्नाटका लैंड रिफॉर्म एक्ट था जिसमें संशोधन किया गया है और ये अभी ऑर्डिनेंस के रूप में काम करेगा 6 महीने तक। तो यहाँ पर बात की गई है तो ये 1961 का एक एक्ट था जिसका नाम था कर्नाटका लैंड रिफॉर्म एक्ट। इसको ही संशोधित किया गया है। अब क्यों किया गया है? क्योंकि विच अलाउज सम ईज इन रेस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन दी स्टेट। तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन थे एग्रीकल्चर लैंड को बाय करने के लिए और सेल करने के लिए, उसमें थोड़ी सी राहत देगा ये जो अभी संशोधित अध्यादेश आया है। इसकी हेल्प से थोड़ा सा राहत मिलेगी, जो लिमिटेशंस थी वो थोड़ी कम होंगी। किसके लिए?
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको खरीदने के लिए और उसको बेचने के लिए जो लिमिटेशंस थी उसमें थोड़ी सी यहाँ पे राहत दी गई है। तो जानेंगे कैसी राहत यहाँ पे लोगों को दी गई है। द अमेंडमेंट नाउ अलाउ अ कंपनी, ट्रस्ट और एन इंस्टीट्यूशंस टू बाय एग्रीकल्चरल लैंड इन द स्टेट थ्रू इट्स नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहाँ पर है कि अब इस अमेंडमेंट की हेल्प से कंपनीज, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस अलाउ किए गए हैं कि वो एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं थ्रू इट्स नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब उनकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, जहां पर उनकी इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं आ रही है, फार्मिंग से नहीं आ रही है, उस इनकम से भी एग्रीकल्चर लैंड को वो परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है पहले क्या था। तो पहले जो ओरिजिनल लॉ था वो क्या कहता है, एन एग्रीकल्चरिस्ट कुड सेल हिज लैंड ओनली टू एन एग्रीकल्चरिस्ट। तो यहाँ पे बात थी पहले कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो फार्मर है, वो अपने खेत को किसी दूसरे फार्मर को, दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट को ही बेच सकता था। जहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस में ईज लाया गया है, राहत दी गई है। अब वो लैंड कोई भी कंपनी खरीद सकती है, कोई ट्रस्ट खरीद सकता है, कोई इंस्टीट्यूट खरीद सकता है अपने पर्सनल वे में, ठीक है, पर्सनली कुछ भी उसमें बिल्ड करने के लिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए, कंपनी खोलने के लिए अब उस लैंड को वो परचेज कर पाएगा। ये यहाँ पे बात की गई है। इट हैज़ रिपील्ड सेक्शन 79A, B and C फ्रॉम दी ओरिजिनल एक्ट। तो जो ओरिजिनल एक्ट था कर्नाटका लैंड रिफॉर्म एक्ट 1961, तो इसमें किस किस सेक्शन के थ्रू यहाँ पे ये एक्ट बनाया गया था। तो सेक्शन 63, सेक्शन 79A, B, C और सेक्शन 80, जिसमें से अभी निरस्त किए गए हैं सेक्शन 79A, 79B और 79C। इनको निरस्त करने के बाद ये एक्ट अभी अध्यादेश बन गया है, ऑर्डिनेंस बन गया है, जो 6 महीने तक लागू रहेगा। और अगर ये पार्लियामेंट में पास होता है तो ये एक्ट के रूप में काम करेगा, पारित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है मेड वे फॉर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट टू बॉय फार्मलैंड। अब इन्होंने एक रास्ता तैयार कर दिया है जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट भी फार्म लैंड को खरीद पाएगा। जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, जिसका रिलेशन एग्रीकल्चर से नहीं है, वो भी अब एग्रीकल्चर लैंड को खरीद सकता है इस ऑर्डिनेंस को आने के बाद। आगे बात की गई है तो इसका अपोज किया था कांग्रेस पार्टी ने, और ऐसी पार्टियां जो इसके विरोध में थी उन्होंने ये कोशिश की कि वो, मतलब कौन, जो वाजूभाई वाला हैं, गवर्नर हैं कर्नाटका के, कि वो उस ऑर्डिनेंस को पास ना करने दें, पास ना होने दें। उसके लिए उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने साइन कर दिया है और ये ऑर्डिनेंस बन चुका है, अध्यादेश कर्नाटका स्टेट में आ चुका है। तो ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो था कर्नाटका के लैंड रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2020 के बारे में। आगे चलते हैं और लास्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, केसीसी होल्डर मस्ट डिपॉजिट मनी बिफोर 31 अगस्त टू अवेल रीबेट। रीबेट मतलब क्या होता है, छूट। तो यहाँ पर अगर केसीसी होल्डर अपने मनी को डिपॉजिट करेंगे 31 अगस्त से पहले पहले, तो उनको 3% का यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज उनको 7% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको स्टोरी बताता हूँ। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कितना इंटरेस्ट रेट होता है, कितना वहाँ पे सबमेशन मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप आ जाइए इस लाइन पे। तो फार्मर गेट 9% इंटरेस्ट ऑन एग्रीकल्चरल वर्क। तो यहाँ पर है कि जो फार्मर को लोन मिलता है वो 9% पे मिलता है। अगर हम सबसे पहले ये देखें कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 9%, बट द गवर्नमेंट प्रोवाइड अ सब्सिडी ऑफ 2%। लेकिन जो सरकार है वो 2% की सब्सिडी उसमें प्रोवाइड करती है। तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7%। किसके लिए, शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं 3 लाख तक के, उसकी बात हो रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फार्मर गेट दिस लोन एट 7% इंटरेस्ट। अब फार्मर को केवल 7% इंटरेस्ट एनुअली की बात हो रही है, ठीक है, पे करना है। लेकिन मोर एवर इफ दे रीपे द लोन ऑन टाइम, अगर वो अपने लोन को रीपे करता है, डिपॉजिट करता है टाइम पे, देन दे आर गिवन एन एडिशनल रीबेट ऑफ 3%। तो उस किसान को 3% की छूट और मिलती है। मतलब 7 में से 3 गया तो केवल और केवल 4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा किसान को उस लोन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी, कितना होता है, कितना पे करना पड़ता है, कंडीशंस क्या क्या हैं। फाइनली 4% तक किसान को यहाँ पर पे करना होता है, केसीसी, ये यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ का थोड़ा सा स्टार्टिंग में जान लेते हैं। तो एज पर रीसेंट रिपोर्ट,
द फार्मर्स हु आर टेकिंग लोन्स थ्रू केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हैव टू रिटर्न द लोन अमाउंट बिफोर 31 अगस्त। तो यहाँ पर है कि जिन किसानों ने केसीसी के थ्रू लोन लिया है उनको 31 अगस्त से पहले पहले उस लोन के मनी को डिपॉजिट करना है, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू अवेल 3% इंटरेस्ट रिबेट ऑन लोन। अदरवाइज वो 3% का जो इंटरेस्ट रिबेट दिया जाता है, एक छूट दी जाती है, उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल पाएगा। ऑफिशियली सेट किया गया है, बोला गया है। फार्मर नीड टू पे 7% आफ्टर 31 अगस्त। 31 अगस्त के बाद उनको 7% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा उसके लोन्स पे। आगे बात की गई है तो नॉर्मली हमने देखा था कि लोन्स टेकन बाय केसीसी हैव टू बी रिटर्न बाय 31 मार्च। तो जो ईयर बाय ईयर का अगर हम सिनेरियो देखें तो 31 मार्च तक रिटर्न करने की डेट हुआ करती थी हर साल, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 31 मार्च। लेकिन अब कर दिया गया है 31 अगस्त। अगर आपने 31 अगस्त तक, अगर आप फार्मर हैं, अगर आपने 31 अगस्त तक उस लोन को नहीं चुकाया तो वहाँ पे आपको 4% इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर आप चुका देते हैं, ठीक है। द फार्मर हु विल रिटर्न द अमाउंट बाई 31 अगस्त, अगर आप 31 अगस्त तक उस लोन को चुका देते हो, नीड टू पे ओनली 4% इंटरेस्ट रेट। तो केवल आपको वहाँ पे 4% इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा, अदरवाइज जो 3% का रिबेट दिया जाता है, छूट दी जाती है, वो आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि फिर आपको 7% का इंटरेस्ट रेट पे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। इतना यहाँ पे बोला गया है। उम्मीद करता हूँ केसीसी के इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो ये हो गए हमारे 3 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात कर लेते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इज सिचुएटेड इन। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि सोयाबीन का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो वो है आपका इंदौर में। द इंस्टीट्यूशंस इज लोकेटेड एट इंदौर इन मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया की स्टेट है मध्य प्रदेश, वहाँ के इंदौर सिटी में ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च सिचुएटेड है। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है इन विच ईयर किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो आपको बताना है KCC स्कीम किस वर्ष से शुरू हुई थी, उसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपके वैल्यूएबल कमेंट का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर हज़ारों छात्रों तक इस वीडियो को पहुँचा सकता है। और अगर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और FB पे, फेसबुक पे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर डायरेक्टली आप सर्च करके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर डेली करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड होते रहते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।